नहीं होगा ये। देखो, द्रव्य की अवस्थाएं द्रव तथा गैस। चलो, द्रव्य के माने मतलब जानते ही हो, द्रव्य और द्रव में अंतर है कि नहीं? क्या? द्रव्य पूरा एक बड़ा सा पार्ट है और उसका बहुत छोटा सा पार्ट है कौन? द्रव। द्रव्य की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। कौन कौन सी? ठोस, द्रव तथा गैस। क्लास 11th में हो तुम लोग केवल लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ना है, और क्लास 12 में पढ़ना है सॉलिड के बारे में। जब क्लास 12 शुरू करेंगे तो पहला चैप्टर ही है, उसका नाम है सॉलिड स्टेट, और 11th में कौन कौन सा है? लिक्विड और गैस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले हमको इसके बारे में जानना जरूरी है। किसके बारे में? द्रव्य। द्रव्य का दूसरा नाम है क्या? पदार्थ। तो इसको कहते हैं क्या? मैटर भी, और एक और नाम से जानेंगे सब्सटेंस। ये होता क्या है, इसके बारे में बहुत सारी डिफिनेशन दी गई, बस तुमको सीधा सा जानना है। जिसके पास मास हो, मास मीन्स द्रव्यमान, और जो स्थान घेरे, प्लेस ऑक्युपाई करे, वही क्या होता है? पदार्थ। बस एक और है बात इसी में जोड़ता है, तीसरा पॉइंट, कि जिसको हम अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा महसूस कर सके। ज्ञानेंद्रियां हमारे बॉडी में टोटल कितनी होती है? ठीक है, टेस्ट करके बताना, स्मेल करके बताना, सुनकर बताना, ये सब बात है। बस 2 ही डिफिनेशन लेंगे कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी ऑब्जेक्ट हो जिसके पास क्या हो? जो स्थान घेरे, वो क्या होता है? पदार्थ। यहाँ जो भी दिख रहा है, किसी भी कोई मार्कर को इमेजिन कर ले, बताओ ये मार्कर क्या है? पदार्थ है। क्यों? इसके पास मास है कि नहीं? और जहाँ रखेंगे कुछ जगह घेरेगा। तुम लोग में से कोई लोग, सब लोग अपने कंसीडर करो, मास है कि नहीं सबके पास? और सब लोग जहाँ बैठे हैं उतना जगह घेरे हैं, तो क्या है? पदार्थ। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब लोग पदार्थ भी हैं, और मतलब सब लोग पदार्थ हैं। ठीक है, तो ये जो पदार्थ होता है, इसकी यही कंडीशन है, जिसके पास मास हो, जो प्लेस ऑक्युपाई करे, वही क्या होगा? पदार्थ। तो यहाँ ब्रह्मांड का नाम सुने होंगे। ब्रह्मांड किसे कहते हैं? जो भी सोच सकते हो, यहाँ अगल बगल इधर उधर सब के सब ब्रह्मांड में। जैसे खलीलाबाद, गोरखपुर, बस्ती, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, अंबेडकर नगर, उधर नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, जापान, अफ्रीका, जितना भी सोच सकते हैं, सब किसके अंतर्गत आते हैं? ब्रह्मांड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो हम ये बताओ, ये ब्रह्मांड में साइकिल होगा कि नहीं? साइकिल पदार्थ है, और गेट पदार्थ है। मतलब जहां भी सोच सकते हैं, यहां से लेके जो भी हम नाम लिए हैं, सब में बताओ ये सब चीजें आएंगी कि नहीं? और सब के सब क्या है? पदार्थ है। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है वो किससे मिलकर बना है? पदार्थ। तो बहुत सारे मैटर जब इकट्ठा होते हैं, जब तब जाके निर्माण हुआ है किसका? यूनिवर्स का। यूनिवर्स माने ब्रह्मांड। ऐसे लिखा जाएगा ना, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड से मिलकर बना है। अब अगला इसमें 2 पॉइंट है। एक है अवयवी कण, या उसी को दूसरे नाम से जानेंगे घटक कण। अवयवी कण की अंग्रेजी होती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, और इसी से मिलता एक और टर्म है अंतराणविक बल। कौन सा बल? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, या दूसरे नाम से जानेंगे इंटर पार्टिकल फोर्सेस। ये देखो, इंटर मतलब होता है अंदर, क्या? और ये पार्टिकल मतलब पार्टिकल, अंदर माने बीच में, तो पार्टिकल के बीच में लगने वाले फोर्स को क्या बोलेंगे? इंटर पार्टिकल फोर्सेस। या ये क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर माने मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स को इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। कौन से मॉलिक्यूल या पार्टिकल है ये? कौन? अवयवी कण। अवयवी कणों के बीच में जो फोर्स लगता है उसी को क्या बोलते हैं? इंटर पार्टिकल फोर्सेस। अब सुनो, अवयवी कण क्या होते हैं? पानी ले लो, है जी, उसमें दो, ये बॉटल में पानी भरा हुआ है, हाँ? क्या फार्मूला है इसका? H2O के कितने मॉलिक्यूल हैं इसमें? बहुत सारे। तुम थोड़ा कम बोलो। H2O के इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, सबका फार्मूला क्या है? इसमें एक का H2O है, इतना बड़ा
इसमें H2O के बहुत सारे हजारों मॉलिक्यूल्स हैं। तो बताओ इस वाटर का अवयवी कण कौन है? H2O क्या है? वो क्या है? मॉलिक्यूल है ना। तो अवयवी कण क्या क्या हो सकते हैं? मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। छोड़ो, ये जो लकड़ी की सीट है, लकड़ी का फार्मूला होता है कार्बन। क्या होता है? इसमें कितने कार्बन हैं? बहुत सारे कार्बन हैं, और वो सब कार्बन से मिलकर इतनी बड़ी लकड़ी बनी है। तो कार्बन क्या है? एटम है कि मॉलिक्यूल है? एटम है कार्बन ना। नमक का क्या फार्मूला? NaCl में Na पे प्लस और Cl पे। ये बताओ ये आयन है कि क्या है? तो नमक के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कौन है? तो अवयवी कण क्या क्या हो सकते हैं? मॉलिक्यूल भी, एटम भी और आयन भी। जैसे यही क्लास है, ये किससे मिलकर बनी है? तुम लोगों से। किससे मिलकर बनी है? तुम लोगों से। ये जो स्टूडेंट्स हैं यही हैं अवयवी कण, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। किसके? इस क्लास के। मान लो 1 किलो चीनी ले लो। अब बताओ 1 किलो चीनी जो लेंगे उसमें चीनी के छोटे छोटे दाने होंगे कि नहीं? वो छोटे छोटे दाने जब एक साथ इकट्ठा हो गए हैं तब 1 किलो चीनी तैयार हुई है। तो उसके अवयवी कण कौन है? वही चीनी के छोटे छोटे दाने। तो जिससे कोई मिलकर बना हो वही उसका क्या होता है? अवयवी कण होता है। ठीक है। और यही अवयवी कणों के बीच में ये फोर्स लगता है। कौन सा? अंतराल। जैसे तुम लोग यहाँ बैठे हो एकदम बहुत सिस्टमेटिक बैठे हो। क्यों? क्योंकि तुम लोगों के बीच में हमारा एक फोर्स काम कर रहा है और वो फोर्स सबको बांधे हुए है। अभी यहीं से हम हट जाएंगे, ये फोर्स थोड़ा सा वीक हो जाएगा, कुल मिला उधर बतियाने लगेंगे हैं। अभी मान लीजिए यहाँ छोड़ दीजिएगा, ठीक है जाओ घर। तो जब तुम घर जाना शुरू करोगे तो बताओ और ये हमारा जो लगने वाला फोर्स था और वीक हो जाएगा, और वीक हो जाएगा सब इधर उधर फैल जाएंगे कि नहीं। तो ये जो इंटर पार्टिकल फोर्स है ये किसके बीच में लगता है? अवयवी कणों के बीच में। अवयवी कण क्या होते हैं समझ में आ रहा है ना? जिससे कोई मिलकर बना होगा वही उसका क्या होता है? अवयवी कण होता है। अवयवी कणों के बीच में लगने वाले फोर्स को इसको बोलेंगे। अब दूसरी बात सुनो, पदार्थ की बात हो गई। पदार्थ कौन होता है? जिसके पास मास हो और जो स्थान ले रहे वही क्या है? पदार्थ। पदार्थ किससे मिलकर बना होता है? अवयवी कणों से। कहता है अगर इन्हीं अवयवी कणों के बीच में अगर ये फोर्स काम करे और ये फोर्स अगर बहुत स्ट्रांग हो तो इन अवयवी कणों को खींच के एकदम नजदीक नजदीक कर देगा। तो उस समय जो पदार्थ की अवस्था प्राप्त होगी उसको बोलेंगे सॉलिड स्टेट। कौन सी अवस्था? ये जो पदार्थ होता है जानते हो ना कितने स्टेट में एग्जिस्ट करता है? 3। कौन कौन सा? सॉलिड, लिक्विड, गैस। कब वो सॉलिड में रहेगा, कब वो लिक्विड में रहेगा, कब वो गैस में रहेगा, टोटली डिपेंड करेगा कि इनके बीच में लगने वाला अंतराणविक बल कितना मजबूत है। ठीक है। अगर वो बहुत मजबूत होगा तो पार्टिकल्स, मतलब वही कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को खींच के नजदीक नजदीक कर देगा। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम इस छोटा छोटा गोली के द्वारा दिखाने जा रहे हैं। तो अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऐसे खूब नजदीक एक दूसरे से क्या है? बंधे हुए हैं, बताओ एकदम सिस्टमेटिक, अगर पास पास नजदीक आके बैठे हुए हैं तो पदार्थ की ये जो अवस्था तैयार हो रही है इसको कौन सी अवस्था बोलेंगे? सॉलिड स्टेट। और पदार्थ को बोलेंगे कि वो पदार्थ क्या है? सॉलिड। और अगर इनके बीच में लगने वाला यही फोर्स क्या हो जाए? थोड़ा वीकर हो जाए तो ये पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? थोड़े दूर दूर होके बैठेंगे। पदार्थ की ये अवस्था कौन सी अवस्था? लिक्विड स्टेट कहलाएगी। और यही पार्टिकल्स अगर क्या हो जाए? बहुत दूर दूर हो जाए, इधर उधर घूमे ऐसे, तो पदार्थ की ये अवस्था कौन सी अवस्था? गैस अवस्था। ये इस स्टेट को एडॉप्ट करेगा कि इसको एडॉप्ट करेगा कि इसको एडॉप्ट करेगा, ये टोटली इसी पर डिपेंड करेगा। इंटर पार्टिकल फोर्सेस पे। लगने वाला स्ट्रांग होगा तो इस स्टेट में, और थोड़ा वीक होगा तो इस स्टेट में, बहुत वीक होगा तो इस स्टेट में। पदार्थ की जो तीनों अवस्थाएं हैं कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये आपस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होती रहती हैं। इंटर कन्वर्ट मतलब एक दूसरे में चेंज होती रहती है। जैसे सॉलिड किस में चला जाएगा? लिक्विड में। लिक्विड किस में चला जाएगा? कैसे जाएगा? क्या करने पर जाएगा? टेम्परेचर बदलने पर। क्या बदलने पर? टेम्परेचर बदलने पर ये लोग एक दूसरे में परिवर्तित होते रहेंगे। जैसे कोई भी सॉलिड हो उसको हीट कर दो, किसमें जाएगा? लिक्विड में। कोई लिक्विड को हीट करो, गैस में। उसी का उल्टा, गैस को अगर ठंडा कर दें लिक्विड में, और लिक्विड को अगर ठंडा कर दें सॉलिड में चेंज होगा। ये सब आपस में बदल रहे हैं क्या करने पर? टेम्परेचर वेरी करने पर। सॉलिड को हीट करो लिक्विड में, लिक्विड को हीट करें गैस में, गैस को ठंडा करें लिक्विड में, और लिक्विड को ठंडा करें तो सॉलिड में। ये सब आपस में बदलते रहते हैं।
हैं? ऐसे किसी सॉलिड को जो हीट करोगे तुरंत लिक्विड में चला जाएगा? हैं? सबसे पहले जब हम सॉलिड को हीट करेंगे तो वो हीट होगा, हीट माने गर्म होगा, और एक निश्चित टेम्परेचर तक वो हीट होगा, उसके बाद वो पिघलेगा। समझ रहे हो ना? कुछ यहाँ बात करते हैं। देखो एक टर्म है उसका नाम है एमपी। एमपी को बोलेंगे, मतलब इसका फुल फॉर्म मेल्टिंग पॉइंट। क्या है? अब ये बताओ मेल्ट मतलब क्या होता है? पिघलना। और पिघलता कौन है? सॉलिड। तो मेल्टिंग पॉइंट किसका निकालते हैं? सॉलिड का निकालते हैं। दूसरा बीपी, बॉइलिंग पॉइंट। बॉयल मतलब कौन उबलता है? लिक्विड। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका निकालते हैं? एक और होता है एफपी, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीज मतलब जम जाना। कौन जमता है? लिक्विड जमता। सॉलिड कहाँ जमेगा? कौन जमता है? लिक्विड। तो लिक्विड का क्या निकालेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे हम लोग ले जाके रखते हैं पानी को फ्रिज में, जो पानी को फ्रिज में रखेंगे उसके बाद उस पानी का टेम्परेचर क्या होगा? घटेगा। और घटते 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 एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि वो फ्रीज कर जाएगा। फ्रीज माने जम जाएगा, और जो जमेगा वो बर्फ में बदल जाएगा। समझ पा रहे हो? तो सॉलिड का क्या निकालते हैं? और लिक्विड का, और लिक्विड का ही फ्रीजिंग पॉइंट निकालते हैं। समझ रहे हो ना? ये मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट लगभग मिलते जुलते कॉन्सेप्ट हैं। बताते हैं, सुनो। मान लो कोई वाटर को, उसको हीट करो, हाँ? जब वाटर को हीट करोगे कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे वो बॉयल करेगा? 100 पर। तो ये जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है वो है बॉइलिंग पॉइंट। किसका? वाटर का। ठीक है? पानी है ना, उस पानी को अब तुम ठंडा करो। मान लो अभी आज का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई नल से पानी भर लो तो जो पानी निकल के आएगा उसका भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। कितना होगा? 25 डिग्री। मान लो थोड़ा एक आध पॉइंट कम होगा, 22 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो। ठंडा थोड़ा रहेगा ना, 22। अब उस पानी को ले जाके फ्रीजर में रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं। जब फ्रिज में रखेंगे तुरंत क्या होगा? वो फ्रिज उसके टेम्परेचर को घटाएगा। अब 22 से घटेगा क्या होगा? 21, 15, 10, 8, 9, 7 ऐसे करके घटते जाएगा। अब घटते घटते जो टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अब वो लिक्विड माने पानी तुरंत जम जाएगा। किस टेम्परेचर पर? 0। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड उस वाटर का क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट है। समझ में आया? तो जम के क्या बनाया? आइस, बर्फ बनाया। उसी बर्फ को अगर हम वाटर में बदलना चाहें तो किस डिग्री सेंटीग्रेड पे बदलेगा? 0 पर। पागल हो? लिक्विड में थोड़ी बदलेगा। बर्फ रखा हुआ है, बर्फ किस डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर में जाएगा? बर्फ किस डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलने लगता है? बर्फ ला नहीं रखे तो तुरंत पिघल खत्म हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि बर्फ किस डिग्री सेंटीग्रेड पिघलता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। बर्फ कितने पर पिघलता है? बर्फ सॉलिड है ना, तो पिघल के क्या बनाता है? लिक्विड। उसका क्या है? बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट कितना डिग्री सेंटीग्रेड, और फ्रीजिंग पॉइंट वाटर कितना है? देखो फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट एक ही कॉन्सेप्ट है, बस अंतर क्या है? मेल्टिंग में मेल्ट करता है माने पिघलता है, और फ्रीज में जम के जो बना है वो फिर फ्रीज कर मतलब मेल्ट कर जाएगा। समझ पा रहे हो? तो वही कुल बस ये जाने कि सॉलिड का क्या निकालेंगे? मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और लिक्विड का ही फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ पे कुछ बात करते हैं। देखो कोई भी सॉलिड हो, सॉलिड को जब हम लोग हीट करते हैं तुरंत वो मेल्ट कर जाएगा? सबसे पहले वो गर्म होगा। कौन? सॉलिड। अब गर्म होते होते एक सिचुएशन ऐसी आएगी, मतलब एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पर वो मेल्ट करेगा, मतलब पिघलेगा तो क्या बनाएगा? लिक्विड। और जिस टेम्परेचर पर वो मेल्ट करेगा उसको बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। इस घटना को बोलते हैं मेल्टिंग। इस घटना को क्या बोलते हैं? या फिर दूसरा नाम है फ्यूजन, हिंदी में कहते हैं गलन। क्या कहते हैं? गलन माने गलना। कहता है जब किसी सॉलिड को हीट करते हैं तो एक निश्चित टेम्परेचर पर वो लिक्विड में बदलता है। जिस टेम्परेचर पर बदलता है उसको मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक कहते हैं, और ये घटना कहलाती है गलना। अंग्रेजी में मेल्टिंग है या फ्यूजन है। कुछ समझ पाए? दूसरा, अगर मान लो कोई भी लिक्विड हो, उस लिक्विड को जब हम लोग हीट करेंगे
तो सबसे पहले वो क्या होगा, हीट होगा, और हीट होते होते एक टेम्परेचर पर वो क्या हो जाएगा, बॉयल करेगा, और जिस टेम्परेचर पर बॉयल करेगा उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट, और इसके बॉइलिंग पॉइंट से लिक्विड किस में कन्वर्ट होगी, गैस में या वेपर में, किसमें कन्वर्ट होगी, गैस में या वेपर में। इस घटना को बोलते हैं वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं, हिंदी है वाष्पन। क्या है, वाष्पन है। फिर कुछ सॉलिड ऐसे भी पाए जाते हैं जिनको हीट करने पर वो सीधे गैस में बदलते हैं। कपूर जलाने पर सॉलिड है, कपूर सीधे किसमें गया, एक नौसादर कहते हैं, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड नाम है, उसको भी हीट करेंगे सीधे किसमें जाएगा, गैस में जाएगा। इस घटना को बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या, हिंदी है ऊर्ध्वपातन। ठीक है, इसके लिए कोई फिक्स टेम्परेचर का कोई नाम नहीं है। ये सब तो क्या करने वाली बात थी, गर्म करने वाली। अब इनको ठंडा करना है। लिक्विड को ठंडा करो किसमें, गैस को ठंडा करें लिक्विड में। ये बहुत रेयर एग्जांपल है कि गैस को ठंडा करें किसमें, सॉलिड में। ठीक है, तो इसके लिए देखो, किसी भी लिक्विड को जब ठंडा किया जाएगा तो किसमें बदलेगा, सॉलिड में। अभी पानी बर्फ में बदल रहा था ना, इस घटना को बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं, हिमन कहते हैं हिंदी में। ठीक है, और जिस टेम्परेचर पर ये बदलेगा उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोलेंगे। और सूर्यलाल कहाँ हंस रहे हो, बोल तो हम भूल गए। नेक्स्ट, कोई भी गैस हो, उस गैस को ठंडा करो, किसमें बदलेगा, लिक्विड में। ये देखो, ये गैस मॉलिक्यूल है, इधर उधर दौड़ रहे हैं ना, अगर इन्हें को ठंडा कर दे तब इन्हें को ठंडी लगने लगेगा, और जो ठंडी लगेगा तब क्या होगा, सब पास पास आएंगे। और बताओ अगर ये पास पास आए तो किस स्टेट को अडॉप्ट करेंगे, और इन्हें को भी अगर ठंडा कर दे तो ये भी पास पास आएंगे, किसको अडॉप्ट करेंगे, सॉलिड को। ठीक है, तो गैस को अगर हम लोग ठंडा कर देंगे तो सब पास पास आ जाएंगे, और पास पास आने की घटना को संघनन कहते हैं। संघनन माने इकट्ठा होना। ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं, और हिंदी क्या है, संघनन। अब कुछ गैसें होती हैं जिनको अगर ठंडा करें सीधे किसमें बदलेंगी, सॉलिड में। ये सब बहुत रेयर एग्जांपल है, जल्दी मिलते नहीं है। इस घटना को बोलते हैं डिपोजिशन। क्या, डिपोजिशन माने होता है निक्षेपण। डिपॉजिट होना माने क्या, डिपोजिशन। चाय बनता है ना घर में, दूध में चीनी और चाय की पत्ती डाली गई, नीचे में कौन बैठता है, चाय की पत्ती, मतलब डिपॉजिट हो गई, वही नीचे में जाके बैठ गई, समझ रहे हो, उसी को डिपोजिशन बोलते हैं। ये रेयर एग्जांपल है लास्ट वाला। तो इस तरह से ये पूरा देखने से ये कंफर्म है कि सॉलिड किसमें चेंज होता है, लिक्विड में। लिक्विड किसमें चेंज होता है, गैस में, और वो बदल भी जाते हैं। इसको एक डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो ये क्या है, सॉलिड, ये है लिक्विड, और ये गैस है। तो सॉलिड से लिक्विड बनेगा, और लिक्विड से सॉलिड भी बनेगा, और लिक्विड से गैस भी बनेगा, और गैस से लिक्विड बनेगा, और सॉलिड से गैस भी बनेगा, और गैस से सॉलिड। बताओ, सॉलिड से लिक्विड बनेगी घटना कौन सी है, फ्यूजन, और लिक्विड से सॉलिड बनेगी घटना कौन सी है, फ्रीजिंग। लिक्विड से गैस बनेगी वेपराइजेशन है, और गैस से लिक्विड बने इसको कंडेंसेशन कहते हैं, और सॉलिड से गैस बने इसको सब्लिमेशन कहते हैं, और इसको डिपोजिशन कहते हैं। ठीक है, ये इतनी घटनाएं हैं। किससे संबंधित, द्रव्य से रिलेटेड है। अभी वो गैस और द्रव नहीं पढ़ रहे हैं, द्रव्य से रिलेटेड इतनी घटनाएं हैं। एक बात और सुनो, क्या है, फिर सुनेंगे। ये द्रव्य क्या होता है, जिसके पास मास हो, जो स्थान घेरे, वही क्या होता है, द्रव्य। द्रव्य तीन अवस्थाओं में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। कब वो सॉलिड में रहेगा, कब वो लिक्विड में रहेगा, कब वो गैस में रहेगा, वो डिपेंड किस पर करता है, अंतराणविक बल, इंटर पार्टिकल फोर्सेस पर। सुनो, एक मोशन होता है, मान लो तुम ऐसे यहाँ से वहां तक चले गए,
हैं? तो पहले स्थान यहाँ था, अब चले गए वहां, तो स्थान बदल गया कि नहीं? तो इस गति को बोलते हैं स्थानांतरीय गति। कौन सी गति? ट्रांसलेटरी मोशन। स्थानांतरीय गति का मतलब क्या हुआ? स्थान में अंतर हो जाएगा, यहां से वहां चले गए, कौन क्या हुआ? स्थानांतरीय गति हुआ। समझ पा रहे हो जी? स्थानांतरीय गति माने ऐसे सीधी रेखा में अगर गति की है तो उसको कौन सी गति? स्थानांतरीय। ये बताओ, ये पंखा कैसा घूमता है? इसको बोलते हैं रोटेशनल मोशन, घूर्णन गति, घूर्णन करता है। लेकिन अगर ऐसे हम लोग यहाँ से वहां जा रहे हैं तो लुढ़कते हुए जाते हैं? कैसे जाते हैं? एकदम ऐसे सीधे जाते हैं। तो हम लोग जो मोशन करते हैं, कौन मोशन? ट्रांसलेटरी मोशन करते हैं, स्थानांतरीय गति करते हैं। बात सुनो। और अगर अपने जगह पे रह के ऐसे हिलो, इसको बोलते हैं कंपन गति। क्या बोलते हैं? वाइब्रेशनल मोशन इसको बोलते हैं। ऐसा सीधी रेखा में गति की कौन मोशन? ट्रांसलेशनल। अपने जगह पे रह के ऐसे हिल रहे हो तो वाइब्रेशनल। और ये पंखा कौन गति कर रहा है? रोटेशनल। तीन तरह की गति होती है, कौन कौन? ट्रांसलेटरी, वाइब्रेशनल और रोटेशनल। सुनो बात को। सॉलिड में देखो, सॉलिड में जितने मॉलिक्यूल हैं सब अपने जगह पे एकदम फिक्स हैं कि नहीं? इनमें एक जगह से दूसरे जगह जा पाएंगे? क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि इनके बीच में बहुत मजबूत बल कार्य कर रहा है। कि ट्रांसलेटरी मोशन कर पाएंगे कि नहीं? नहीं कर पाते हैं, लेकिन अपने जगह पे रह के हिल सकते हैं। समझ रहे हो ना? तो कहता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में, किसके? कॉन्स्टिट्यूएंट, बहुत ध्यान से सुनना। कहता है अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला इंटर पार्टिकल फोर्स इतना स्ट्रांग हो कि वो पार्टिकल्स के ट्रांसलेटरी मोशन को रोक दे, लेकिन वाइब्रेशनल मोशन को होने दे, तो पदार्थ की वो जो अवस्था प्राप्त होगी, कौन अवस्था? सॉलिड स्टेट होगा। ये पानी तो ये क्या है? लिक्विड है। अभी ये हिल रहा है क्योंकि चल के आया है। मान लो ये ऐसे स्थिर होता है तो लिक्विड पार्टिकल लग रहा है इसमें कुछ दौड़ नहीं रहे, ये सब लगातार यही के अंदर में दौड़ते रहते हैं। कौन? जो इतना बाउंड्री नहीं है, इसी के अंदर लिक्विड लगातार क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं, दिख रहे हैं, लेकिन इनमें लगातार इधर उधर दौड़ते रहते हैं। कौन? लिक्विड पार्टिकल। मतलब ऐसे सीधी रेखा में गति करते रहते हैं। कौन? लिक्विड पार्टिकल। सॉलिड नहीं गति करते हैं। क्यों गति कर पाते हैं ये लोग? क्योंकि इनके बीच में लगने वाला फोर्स थोड़ा वीक है। क्या है? कहता है अगर पदार्थ के अवयवी कणों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है इतना मजबूत हो कि उनको एक निश्चित बाउंड्री में बांध दे। बताओ, यहां तक यहीं बांध दिया है, इतने में यहां जा पाए? अब भाई हमें गैस भरे होते तब पूरा फैलता, लेकिन लिक्विड के बीच में लगने वाला फोर्स जो है उनको इतने में बांध दिया, और इसी बाउंड्री के अंदर वो ट्रांसलेटरी मोशन कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं। तो पदार्थ की वो अवस्था कौन अवस्था कहलाएगी? द्रव। और कहता है अगर लगने वाला फोर्स इतना वीक हो कि कुल प्रकार का मोशन संभव हो, वो कौन अवस्था? तीन प्रकार की अवस्था होती है। कौन कौन सी? सॉलिड कब प्राप्त करेगा? जब मॉलिक्यूल अवयवी कणों के बीच में लगने वाला फोर्स इतना स्ट्रांग हो कि वो ट्रांसलेटरी मोशन को रोक दे। पदार्थ की वो अवस्था जो प्राप्त होगी, कौन सी? सॉलिड। अगर पदार्थ के अवयवी कणों के बीच में लगने वाला फोर्स इतना मजबूत हो कि उनको एक निश्चित बाउंड्री में बांध दे और ट्रांसलेटरी मोशन हो सके, तो कौन अवस्था? द्रव। अगर पदार्थ के अंदर लगने वाला फोर्स इतना मजबूत कमजोर हो कि कुल प्रकार का मोशन संभव हो, पदार्थ की वो अवस्था कौन सी अवस्था? बंद करो जी इसको।